Good morning student, it is video number 9 of chapter electricity class 10th and today we discuss specific resistance or resistivity. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। सो डेफिनेशन रीड करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था रेसिस्टेंस और वहां पर हमने डिस्कस किया था कि कौन से वो फैक्टर है जिनकी वजह से रेसिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो वहां पे हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार हुआ था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां पे R क्या है? रेसिस्टेंस। L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर और कंडक्टर। और जो ये रो है, ये जो P सा साइन बना हुआ है ना, P जैसा रो, इसको क्या बोलते हैं? रो। ये है रेसिस्टिविटी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, मतलब हमने वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था उसको हटाकर इसको लगाया था और मैंने बताया था इसी टॉपिक को, रो को ही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, तो मैं इसको रो को अलग लिख देता हूं, यहां पर आपको अलग से नजर आएगा। ये रो क्या है? यहां पे रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो देखो कैसे, अगर मैं इस फॉर्मूले में इफ लेंथ की वैल्यू ले लेता हूं 1 मीटर, क्या ले लेता हूं? लेंथ की वैल्यू 1 मीटर और एरिया की वैल्यू ले लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है ए है इसमें, वो ले लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू रो 1 अपॉन 1। सो रो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो ही आएगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो वो सेम रहेगा। तो हमारे पास R इज इक्वल टू रो आ गया। क्या आ गया? R इज इक्वल टू रो। R क्या होता है? रेसिस्टेंस। रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी। तो क्या होता है? रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल कब आई? रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल कब आई? जब हमने वायर की लेंथ ली 1 मीटर और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर, तब रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो यही डेफिनेशन है हमारी। रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर और कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा टू इट्स रेसिस्टेंस। टू इट्स रेसिस्टेंस किसके इक्वल होगा? रेसिस्टेंस के। एक वायर की रेसिस्टिविटी उसकी रेसिस्टेंस के इक्वल तब होगी जब इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर, इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। जब हम एक वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं और लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर, तब उसकी रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों क्या होंगी? सेम। अब आप मेरे को एक बात बताओ, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? तो दोनों ही अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब दोनों ही करंट को अपोज करती हैं, दोनों ही करंट को रोकती हैं। एक कंडक्टर अपने अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कितना रोक सकता है, वो उसकी रेसिस्टेंस है। सिमिलरली एक कंडक्टर अपने अंदर से फ्लो हो रहे करंट को कितना रोक सकता है, वो रेसिस्टिविटी है। अब दोनों में सेम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है? क्यों फिर हमने अलग अलग क्वांटिटी बनाई? रेसिस्टेंस अलग क्यों रखा, रेसिस्टिविटी अलग क्यों रखा? कंपैरिजन करने के लिए। किसके लिए? कंपैरिजन करने के लिए। देखो मान लो आपके पास एक वायर है, उस वायर की आपको लेंथ पता नहीं कितनी है, पता नहीं वो 1 मीटर का लेंथ है उसकी, पता नहीं 10 मीटर लेंथ है उसकी, पता नहीं वो 1 किलोमीटर की लेंथ है। आपको वायर की लेंथ नहीं पता और ना ही आपको कोई लेंथ से लेना देना है और उसका एरिया भी आपको नहीं पता है, मतलब वायर मोटी है कि पतली है उस बात से भी आपका कोई लेना देना नहीं है। आप उस टाइम आपने उसकी रेसिस्टेंस को मेजर किया, मतलब उसके अंदर से करंट को पास करवाया, उस टाइम
वो जो करंट को अपोज करेगा उस टाइम जो उसकी एबिलिटी होगी टू अपोज द करंट, वो क्या होगी उसकी रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस कब होती है, चाहे लेंथ आप कुछ भी लो, एरिया आप कुछ भी लो, वायर आप थिक लो या थिन लो, वायर आप मोटी लो या पतली लो, ठीक है, लेंथ आप कुछ भी लो, कम लो ज्यादा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम उस वायर में से जो करंट पास होगा और उसको करंट को अपोज करने की जो उसकी एबिलिटी होगी वो क्या होगी, उसकी रेसिस्टेंस। बट अगर उसी वायर का लेंथ अगर मैं लेता हूं 1 मीटर, उसी वायर का लेंथ लेता हूं 1 मीटर, ना 1 मीटर से कम ना 1 मीटर से ज्यादा, और उसका एरिया भी लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया भी ना तो 1 मीटर स्क्वायर से कम ना 1 मीटर से स्क्वायर से ज्यादा, तब मैं अगर उस वायर में से करंट पास कराऊंगा तब भी तो वो जो वायर है उस करंट को अपोज करेगी, तब भी तो उसकी एक रेसिस्टेंस होगी, लेकिन तब हम उसकी रेसिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी। तो हम ये कह सकते हैं रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का ही स्पेशल केस होता है। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस का ही स्पेशल केस होता है। देखो इसको बिल्कुल एक जनरल वे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैं आपसे पूछूं गोल्ड महंगा है या शक्कर महंगा है, गोल्ड महंगा है या शक्कर महंगा है, तो आप क्या आंसर दोगे, सर गोल्ड महंगा है। आपका आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि क्या पता मेरे माइंड में कितना कितना अमाउंट चल रहा है गोल्ड का और शक्कर का, शुगर का, समझ रहे बात। क्या पता मैं शुगर को समझ रहा हूं, शुगर मैंने ट्रीट किया 1 टन, शुगर तो मैं ले रहा हूं 1 टन, बात समझ में आ रही है। और मैं शायद गोल्ड की बात कर रहा हूं सिर्फ 10 ग्राम की, या मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं सिर्फ 1 ग्राम की, बात समझ में आ रही है। मैंने आपसे जब क्वेश्चन पुट किया कि गोल्ड महंगा है कि शुगर महंगा है, ठीक है, तो आपने फट से बोल दिया क्या सर गोल्ड महंगा है। अरे भाई गोल्ड, मैं तो 1 ग्राम गोल्ड और 1 टन शुगर का कंपैरिजन कर रहा था, तो मेरा कंपैरिजन गलत था ना। कब आप कंपेयर करोगे, जब शुगर भी आप 10 ग्राम लोगे और गोल्ड भी आप 10 ग्राम लोगे, तभी तो आप बता पाओगे ना कि कौन कॉस्टली है। अब कौन कॉस्टली हुआ, अब तो गोल्ड कॉस्टली हुआ। लेकिन अगर मैं 1 टन ले लेता हूं शुगर और सिर्फ 1 ग्राम लेता हूं गोल्ड, तो कौन महंगा होगा, तो भाई शुगर महंगी होगी, बात सुन नहीं। तो हम कंपैरिजन कब करते हैं क्वांटिटीज का, जब दोनों सेम हो, ठीक है, बात सुन नहीं। अब आओ हमारे बेसिक फंडे पे। जैसे मैं कहता हूं, अब देखो रेसिस्टिविटी सबकी डिफरेंट होती है, गोल्ड की रेसिस्टिविटी अलग है, सिल्वर की अलग है, कॉपर की अलग है, मैंगनीज की अलग है, समझ रहे बात। सिमिलरली जो इंसुलेटर है उनकी अलग है, सेमीकंडक्टर की अलग है। तो यहां पर 1-2 की मैंने लिखी भी है, आपकी एनसीईआरटी में वो मेंशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सिल्वर की रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है, ये यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, ध्यान से देखो। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या क्या याद करो, रेसिस्टेंस की यूनिट थी सिर्फ ओम, लेकिन अगर मैं ओम के आगे मीटर लगा दूंगा तो वो यूनिट बन जाएगी किसकी, रेसिस्टिविटी की। आप कहोगे सर ये कैसे आया, तो ये हम इससे निकाल सकते हैं, जो मैं अभी आपको लास्ट में निकलवाऊंगा भी। लेकिन अभी फिलहाल आप ये देखो सिल्वर की रेसिस्टिविटी कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, बहुत कम। 10 की पावर -8 समझते हो, 0.00000000 फिर जाके 1 आएगा, इतनी कम रेसिस्टिविटी होती है किसकी, सिल्वर की। कॉपर की देखो, कॉपर की भी 1.7 इंटू 10 की पावर -8, थोड़ी सी ज्यादा होती है, किससे, सिल्वर से। यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर का मैंने जिक्र किया था। नाइक्रोम एक एलॉय होता है जो निकल और क्रोमियम को मिक्स करके बनता है। इसकी रेसिस्टिविटी देखो कितनी है, 150 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, थोड़ी ज्यादा होगी, किससे, गोल्ड से और कॉपर से, सिल्वर से, ठीक है। आगे देखो रेसिस्टिविटी ऑफ डायमंड। डायमंड आपने पढ़ा होगा कार्बन कंपाउंड चैप्टर में। डायमंड इज ए नॉन मेटल, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। तभी तो देखो इनकी रेसिस्टिविटी कितनी है, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 के बीच में, बहुत ज्यादा। आप एक बात नोट करो, यहां देखो सिल्वर, कॉपर या नाइक्रोम जब आपने लिया तो इनकी रेसिस्टिविटी 10 की पावर -8 में है, 10 की पावर -8 मतलब 0.000, बहुत कम। लेकिन डायमंड की रेसिस्टिविटी देखो कितनी है, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13, मतलब 1 के आगे 12 टाइम 0 लगाओ तब जाके इतनी रेसिस्टिविटी होगी। भाई किसी मटेरियल की अगर रेसिस्टिविटी इतनी ज्यादा है तो अपने अंदर से करंट तो पास होने नहीं देगा, इसीलिए डायमंड में से करंट पास नहीं होता, इसीलिए इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता। जो हमारी वुड हो गई, लकड़ी, ठीक है, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल। इन सब की रेसिस्टिविटी अगर आप अपनी बुक से चेक करोगे तो आप देखोगे वो रेसिस्टिविटी इसी ऑर्डर में मिलेगी, मतलब 10 की पावर 12 से 10 की पावर 15 तक, जो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता है, बस नहीं।
अब जैसे आप उस क्वेश्चन को बेसिक एग्जांपल से छोड़ के इस पे आइए, मैं कहूं सिल्वर की रेसिस्टेंस ज्यादा है या कॉपर की रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना ये चाहिए कि सर आप पहले हमें दोनों की लेंथ बताओ और दोनों का एरिया बताओ। जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी और जब दोनों का एरिया इक्वल होगा तभी हम बता पाएंगे कि किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है, किसकी रेसिस्टेंस कम है। देखो समझ में आई बात? क्या पता, अब देखो ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर की रेसिस्टिविटी कम है और कॉपर की रेसिस्टिविटी ज्यादा है ना, नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं सिल्वर की लेंथ ज्यादा ले लूं और कॉपर की लेंथ कम ले लूं तो नहीं, सॉरी, सिल्वर की लेंथ कम ले लूं और कॉपर की लेंथ ज्यादा ले लूं, बात समझ आ रही है? तो रिवर्स हो जाएगा ना। इसीलिए कंपेयर करने के लिए हमने ये क्वांटिटी बनाई है रेसिस्टिविटी, ठीक है। आप दोबारा से मैं बताता हूं, देखो मैं टाइम लगा रहा हूं इसलिए कि आपको समझ आ सके। आपके पास एक वायर है, उसकी लेंथ कई किलोमीटर है, ठीक है, बात समझ आ रही है? या ये समझ लो 100 मीटर है, 200 मीटर है, 300 मीटर है, ठीक है, और उसका एरिया भी पता नहीं कितना है, बात समझ आ रही है? आपको एरिया भी नहीं पता कितना है। अगर उसमें से करंट पास होगा तो वो करंट को अपोज करेगी ना वो वायर, उस टाइम पे जो उसकी एबिलिटी है करंट को अपोज करने की उसको हम कहेंगे रेसिस्टेंस। बट अगर उसी वायर का लेंथ मैं लेता हूं सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर और उसका एरिया लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, बस नहीं, लेंथ कितनी लेता हूं सिर्फ 1 मीटर, एरिया लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, तब अगर मैं उसमें से करंट पास कराऊंगा तब भी तो वो करंट को अपोज करेगी ना, तब भी तो उसके पास एक रेसिस्टेंस होगी। लेकिन उस केस में हम उसकी रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का स्पेशल केस होती है। नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स डायमेंशन। किसी भी वायर की, किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी उसकी लेंथ पे, उसकी विड्थ पे, उसके एरिया पे, मतलब उसकी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेसिस्टिविटी तो तभी होती है जब लेंथ हो 1 मीटर और एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? तो इसलिए आप क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, देखो अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में रेसिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी? लेंथ के। लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ कम करोगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगी। एंड रेसिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया अगर आप कम करोगे, वायर को पतली करोगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, अगर वायर को आप मोटी करोगे, उसका एरिया ज्यादा करोगे तो उसकी रेसिस्टेंस कम हो जाएगी। मतलब लेंथ को और एरिया को चेंज करने से किस पे इफेक्ट पड़ता है? रेसिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। क्या रेसिस्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, रेसिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आपके पास एक वायर थी, एक कंडक्टर था, उसकी लेंथ को आपने डबल कर दिया, रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा? देयर इज नो चेंज इन रेसिस्टिविटी। आपके पास एक वायर थी, उसका एरिया आपने रिड्यूस करके हाफ कर दिया, उसकी रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी लेंथ पे, एरिया पे, विड्थ पे, मतलब जो डायमेंशन होती है वायर की, उस पे डिपेंड नहीं करती। तो किस पे डिपेंड करती है? तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल की नेचर क्या है, मतलब जो वायर लगाई है आपने वो गोल्ड की लगाई है कि सिल्वर की लगाई है, इस बात से फर्क पड़ेगा। बस में तो मान लो आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर गोल्ड की वायर लगी हुई है। किसकी वायर लगी हुई है? गोल्ड की। तो गोल्ड की रेसिस्टिविटी फिक्स है, गोल्ड की रेसिस्टिविटी फिक्स है, वो मेजर कर रखी है, ठीक है। और आप वो रेसिस्टिविटी चेंज करना चाहते हो तो आपने सोचा लेंथ को बढ़ा दूं या लेंथ को कम कर दूं या एरिया को कम कर दूं या एरिया को ज्यादा कर दूं तो रेसिस्टिविटी बदल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर उस सर्किट की में जो वायर यूज हुई है उसकी रेसिस्टिविटी को चेंज करना है तो पूरी की पूरी वायर को रिप्लेस करना होगा। वो जो गोल्ड की वायर थी उसकी जगह आपको या तो सिल्वर की वायर लगानी होगी या कॉपर की वायर लगानी होगी या नाइक्रोम की वायर लगानी, मतलब किसी और मटेरियल की लगा दो अदर देन गोल्ड, गोल्ड को छोड़ के, तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो रेसिस्टिविटी तभी चेंज होती है जब मटेरियल चेंज होता है। मतलब आपके पास गोल्ड की वायर थी, आपने उसको हटाया, सिल्वर की वायर लगा दी तो रेसिस्टिविटी बदल जाएगी। सिल्वर की वायर थी, उसको हटाकर कॉपर की वायर लगा दी तो रेसिस्टिविटी बदल जाएगी। कॉपर की वायर थी, उसको हटा के नाइक्रोम की वायर लगा दी तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो रेसिस्टिविटी तभी चेंज होगी जब मटेरियल का नेचर चेंज होगा। अगर लेंथ, विड्थ, एरिया चेंज कर रहे हो तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। सो आई होप आपको इतना सब क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट कैसे निकलेगी तो देख लीजिए। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी? रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी? याद करो, रेसिस्टेंस की यूनिट होती थी ओम।
रेसिस्टिविटी की यूनिट मेरे को निकालनी है, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। सो यहां से अगर हम क्रॉस इसको कैंसिल करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रो इंटू 1 रो, ओम इंटू मीटर ओम मीटर, तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई ओम मीटर। बात समझ में, तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। सो जाते जाते मैंने आपको लास्ट में यही बताता हूं कि रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का ही स्पेशल केस होता है। अगर लेंथ और एरिया को कुछ भी ले लो आप, लेंथ और एरिया कुछ भी ले लो वायर का, उस टाइम वो जो वायर करंट को अपोज कर रही है उस टाइम उसको हम कहेंगे रेसिस्टेंस। लेकिन जब हम लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर और एरिया लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तब भी वो वायर करंट को अपोज करेगी, तब उसकी उस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे रेसिस्टिविटी। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।